हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हेलो एल्केन हेलो एरीन का नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़, इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हम पढ़ने वाले हैं आज। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि जो SN रिएक्शन है, फेमसली उसको SN रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ये दो टाइप की होती है, SN1 एंड SN2। इसको पढ़ने में बड़ा ही मज़ा आएगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस रिएक्शन में होता क्या है। इस रिएक्शन का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट कौन है आपका? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन रिएक्टेंट में एक न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करता है, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है। तो ये प्रोडक्ट बना और ये X माइनस यहाँ पे क्या आ गया बच्चों? लिविंग ग्रुप। यानी कि एक वीक न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के द्वारा रिप्लेस हो जाना क्या कहलाता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये दो टाइप का होता है, SN1 और SN2। यूनिमोलिकुलर यानी कि SN1, बाई मॉलिकुलर यानी कि SN2। इसके बारे में चर्चा हम आगे करेंगे, क्या होता है ये। क्लियर? ये देखिए सिंपल सा, अपन इसको हमेशा कंपैरिजन फॉर्मेट में याद करेंगे। SN1 एंड SN2, इसका सिंपल पहले एक मैकेनिज्म ट्राई करते हैं। RX यहाँ से X माइनस रिप्लेस होगा और एक चीज़ बनेगी कार्बोकैटायन। SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है, उसका नाम होता है कार्बोकैटायन। और फिर उस कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और वो जाके जुड़ जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट से जो इस रिएक्शन को ऑब्जर्व किया गया उसमें जो उसका ऑर्डर आया वो आया RX⁻1। यानी कि SN1 रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है केवल उसी पर रिएक्शन डिपेंडेंट होती है, न्यूक्लियोफाइल के कितना कंसंट्रेशन है उस पर नहीं। और ये रिएक्शन जो होता है बच्चों वो होता है फर्स्ट ऑर्डर। इसी प्रकार SN2 होता है सेकेंड ऑर्डर, और उसमें कुछ इस प्रकार होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल जा रहा है। तो इस सिचुएशन में एक चीज़ बनती है जिसका नाम होता है ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर? यानी कि एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल जा रहा है उसी टाइम पे। क्लियर? तो उसका रेट कांस्टेंट अपन इस प्रकार लिखते हैं केमिकल काइनेटिक्स के माध्यम से। इसको हम ग्राफिकल फॉर्मेट में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये रिएक्टेंट है और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। मैं SN1 रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, मतलब देखिए आप इसमें जैसे जैसे मेरा रिएक्टेंट बढ़ रहा है वैसे वैसे रिएक्शन बढ़ रही है, और जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल मैं बढ़ा रहा हूँ इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये कांस्टेंट है। इसका मतलब काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग न्यूक्लियोफाइल चाहे आप कितना भी लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये केवल किस पे डिपेंड करेगी? वो है रिएक्टेंट पे। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों? SN1। क्लियर? उसी प्रकार अपन SN2 समझने की कोशिश करते हैं। ये रिएक्टेंट है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। रिएक्टेंट बढ़ रहा है, न्यूक्लियोफाइल बढ़ रहा है, दोनों से रिएक्शन बढ़ रही है। इसका मतलब जो SN2 रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करती है? रिएक्टेंट पे एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल पे। इसमें क्या होता है बच्चों, जो रेट कांस्टेंट का फैक्टर होता है वो इन दोनों पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। तो देखिए आप इसमें साफ साफ आप देख सकते हैं कि इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल भी आ रहा है और सबस्ट्रेट भी आ रहा है, मतलब ये दोनों पे डिपेंड करेगी। इसीलिए इसको सिंपली क्या बोलेंगे अपन? SN2। क्लियर? अब अपन मैकेनिज्म देखते हैं किस प्रकार से हमें इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले मैकेनिज्म समझिए।
आपके पास 3 डिग्री हैलाइड लिया आपने, उसको आपने बहुत देर तक पानी के आसपास संपर्क में रखा, तो पानी के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इसको चारों तरफ से घेर लेंगे, इसको घेर के हटा देंगे तो क्या बच गया, कार्बोकेटाइन, और यहाँ क्या बन गया बच्चों, Cl-। अब ये एक कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन एक कैसी स्पीसीज होती है, रिएक्टिव। ये रिएक्शन को तैयार है और ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ये जाके यहाँ जुड़ेगा और ये रिएक्शन बहुत फास्ट होगी, तो सिंपली जाके कार्बोकेटाइन की हेल्प से ये SN1 रिएक्शन कंप्लीट हुई। और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है बच्ची, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। और इंटरमीडिएट जितना स्टेबल होता है, हायर इज द स्टेबिलिटी ऑफ intermediate, higher will be the rate of reaction। मैं एक सिंपल सा सवाल पूछूं आपसे, ये एक 3 डिग्री हैलाइड है और ये एक 2 डिग्री हैलाइड है, दोनों में से जल्दी रिएक्शन कौन करेगा बच्चों? इसमें 3 डिग्री कैटायन बनेगा, इसमें 2 डिग्री कैटायन बनेगा, तो जल्दी रिएक्शन ये करेगा। सिंपल सा सवाल ये पूछा जाता है। क्लियर? अब हम समझते हैं SN2 रिएक्शन को। SN2 रिएक्शन में क्या होता है, ये आपका मिथाइल हैलाइड है। SN2 रिएक्शन की एक खास बात है कि ये न्यूक्लियोफाइल को इधर अटैक करना है, तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कब करेगा बच्चों? जब यहाँ पे भीड़ कम होगी। भीड़, हाइड्रोजन को भीड़ नहीं गिनते हैं, भीड़ मतलब मिथाइल ग्रुप। तो ये इधर अटैक करेगा तो इन छोटे छोटे हाइड्रोजन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपली इधर अटैक मार लेगा। अब ये अटैक मारेगा तो इसको बाहर जाना है, ये प्रेशर में आ चुका है क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड नहीं बना सकता, 5 बॉन्ड। तो कुछ समय के लिए यहाँ पे 5 बॉन्ड बनेंगे और इसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा, बहुत ज़्यादा तनाव होगा इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा तनाव, ये बहुत देर तक सहन नहीं कर पाएगा और Cl- को ये बाहर फेंक देगा और अपोजिट साइड से कौन अटैक कर देगा, OH-। क्लियर? इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं इन्वर्जन। ये जो अम्ब्रेला होता है, ये अम्ब्रेला इस प्रकार हो जाता है, बारिश आने पे खुल जाता है, इसको बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन। क्लियर? तो बच्चों SN1 और SN2 के बारे में अपन ने कुछ चीज़ें पढ़ी। SN1 एंड SN2, जैसा 1 लिखा हुआ है तो इसको आप पहला डिफरेंस लिखोगे यूनिमॉलिक्यूलर, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, बाईमॉलिक्यूलर। क्लियर? SN1 में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन। SN2 में क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट। ये 2 डिफरेंस तो इसके साफ साफ दिख रहे हैं अपने को। क्लियर? एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि इसके आपको 4 डिफरेंस लिखने हैं। क्लियर? SN1 रिएक्शन जो थी वो 2 स्टेप में ख़त्म हो रही थी, याद है? पहले में कार्बोकेटाइन बनेगा, दूसरे में जुड़ेगा, जबकि ये थी जो अपने एक ही में ख़त्म हो रही थी, तो ये अपनी क्या होगा, ये 1 स्टेप ओनली। और रेट ऑफ रिएक्टिविटी ये किस पे डिपेंड करती है, कार्बोकेटाइन पे, तो 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। और ये किस पे डिपेंड करता है बच्चों, भीड़ पर, यानी कि भीड़ 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। मैं आपके सहूलियत के लिए जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो प्रोवाइड करा रहा हूँ, उसमें पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। SN1 रिएक्शन के लिए क्या होता है बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट टू द नेचर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, हेंस इट इज क्लियर द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन कैटायन कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। मतलब कि आप सारे फैक्टर को कांस्टेंट रखो और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को देखो। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या होती है, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। क्लियर? और SN2 के लिए क्या होता है, द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज एल्काइल हैलाइड, दोनों पर डिपेंड करती है और ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है। यानी कि ट्रांजिशन स्टेट हमेशा मिथाइल में इजीली बनेगी क्योंकि यहाँ पर भीड़ कम है। क्लियर?
और रिएक्टिविटी जो अपन ने पढ़ी थी हैलाइड की 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और इधर क्या हो जाएगा बच्चों, सबसे पहले रिएक्शन करेगा मिथाइल हैलाइड, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, इसके बाद 3 डिग्री। सॉरी, फाइनल कंक्लूजन देखते हैं इसका। SN1 की बात करें तो मिथाइल हैलाइड कभी भी SN1 नहीं देगा, क्योंकि इसका जो कार्बोकेटाइन होगा बहुत बहुत ज़्यादा अनस्टेबल बनेगा। 1 डिग्री ये मिथाइल कैटाइन जो बनेगा वो भी स्टेबल नहीं होगा, तो ये भी नहीं देगा। 2 डिग्री को कोई दिक्कत नहीं है, वो नॉर्मल रहने का। 3 डिग्री जल्दी से जल्दी रिएक्शन देगा, इसलिए 2 टिक लगाए। SN2 के बारे में बात करते हैं। मिथाइल सबसे पहले, उसके बाद ये थोड़ा स्लो, ये स्लो, ये तो देगा ही नहीं, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले मामले में न्यूक्लियोफाइल घुस ही नहीं पाएगा इधर से, या मोटे मोटे लोग हैं तो घुस ही नहीं पाएगा, सिंपल सा फंडा है। ये SN1 और SN2 की समरी थी। SN1 और SN2 के ये कंक्लूजन था। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेता हूं मैं। ये कंपाउंड देखिए, क्वेश्चन ये आता है, ये तो 1 डिग्री है, तो फिर ये SN1 रिएक्शन क्यों देता है, इसको अलाइल बोलते हैं। बच्चों देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 और Cl, SN1 जब ये देगा इसको बोलते हैं अलाइल। तो इसमें बच्चों इंटरमीडिएट क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, यानी कि यहाँ पर एक कंडीशन आएगी डबल सिंगल और प्लस, यानी कि रेजोनेंस। तो रेजोनेंस अगर आ गया तो कंपाउंड क्या होगा, एक्स्ट्रा स्टेबल। तो इसका आंसर लिखना है सेम, इसमें भी रेजोनेंस होगा, तो आपको सिंपल सा रिजल्ट लिखना है ड्यू टू रेजोनेंस। क्लियर? अलाइल एंड बेंजाइल क्लोराइड या हैलाइड विल गिव SN1 रिएक्शन। क्लियर? नोट, ये लोग SN1 भी देते हैं और SN2 भी देते हैं, ये हमें याद रखना है। क्लियर? यहाँ तक हमने अलाइल और बेंजाइल की बात देखी। एक फैक्टर की और बात कर लेते हैं हम, कि जो SN1 रिएक्शन है उसके एग्जाम्पल आपको कैसे समझ में आएंगे। देखिए, आपने लिया CH3Cl, इसकी रिएक्शन आपने करवा दी KCN से। इसमें बच्चों न्यूक्लियोफाइल होगा CN-, वो किसको रिप्लेस करेगा, Cl को। तो यहाँ क्या बन जाएगा बच्चा, CH3Cn। ये सिंपल सी रिएक्शन है, क्योंकि इसका नेचर ऐसा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा SN2। क्लियर? आपको बात समझ में आ रही है? CH3Cl और ये दे देगा आपको एक्वस KOH, यानी कि OH- आएगा। OH- किसको रिप्लेस करेगा बच्चों, इसको। ये 3 डिग्री है, तो ये रिएक्शन कौन सी होगी बच्चों, SN1। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल अपन देखेंगे, NCERT को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज आपका एक काम है, NCERT के अंदर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं SN1 और SN2 के रिगार्डिंग, उनको आपको सॉल्व करना है कि रिएक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, इसका SN1 का ऑर्डर बताइए। तो SN1 के लिए बच्चों क्या बनता है, कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेबल होता है, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। क्लियर? तो इसमें ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये। यही अगर मैं SN2 के लिए बोलता तो ये वाइस वर्सा हो जाता। क्लियर? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक लेक्चर आपको समझ में आया होगा। SN1 और SN2 के बारे में थोड़ी और जानकारी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। क्लियर? आज आपको इससे रिगार्डिंग, NCERT से रिगार्डिंग सारे क्वेश्चन करने हैं। क्लियर? थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन का 5th लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम SN1 और SN2 के बारे में थोड़ी और चर्चा करेंगे और समझेंगे कि उनका किस तरीके से क्या यूज़ होता है और कहाँ ये इनको इफ़ेक्ट डालते हैं।
तो सबसे पहले हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग एसएन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेचर ऑफ हेलो एल्केन, मतलब हेलो एल्केन का कौन सा नेचर है और वो किस तरीके से SN1 और SN2 को इफेक्ट डालेगा, जो हम पहले पढ़ते हुए आए हैं। एक थोड़ा सा आपको रिवाइंड करवा देता हूँ। 3 डिग्री हेलो एल्केन है, 2 डिग्री है और 1 डिग्री है और ये है। तो इसमें अगर 3 डिग्री सबसे जल्दी रिएक्शन कर रहा है तो वो कौन सी रिएक्शन के लिए हम बात कर रहे हैं बच्चों? हम वो बात कर रहे हैं SN1 के लिए। और यही अगर वाइस वर्सा है, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री और ग्रेटर देन मिथाइल हैलाइड सबसे जल्दी रिएक्शन कर रहा है, तो हम किसके लिए बात कर रहे हैं बच्चों? SN2 के लिए। ये एक सामान्य सी जानकारी है जो हमें ध्यान रखनी है और इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक नोट आपको याद रखना है बच्चों, वो है अलाइलिक और बेंजाइलिक। अब बच्चों अलाइलिक क्या होता है? अलाइलिक ये होता है, और बेंजाइलिक जो हमने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, बेंजाइलिक ये वाले होते हैं। वो दोनों देंगे SN1 और SN2। जबकि विनाइलिक ये है बच्चों विनाइलिक, और फिनाइलिक यानी कि जो डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा हुआ हो, वो न तो SN1 देंगे ना SN2 देंगे। इन शॉर्ट वो SN रिएक्शन नहीं देंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं, ये आपका विनाइल क्लोराइड है, ये अलाइल क्लोराइड है, दोनों में आपने AgNO3 डाला, तो यहाँ पर तो बच्चों क्या होगा, ये क्लोरीन के लोन पर इधर इंटरफेयर करेंगे तो यहाँ रेजोनेंस है, तो ये बॉन्ड टूट नहीं पाएगा, तो यहाँ पर कोई प्रकार की रिएक्शन नहीं होगी। जबकि इस वाली रिएक्शन में ये ब्रेक होगा, क्योंकि ये कंपाउंड SN1 भी दे सकता है और SN2 भी दे सकता है। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे वाइट PPT आएगा किसका? AgCl का। क्लियर? तो अगर AgCl का वाइट PPT आएगा, इसका मतलब ये रिएक्शन कंप्लीट हुई। दूसरा फैक्टर देखते हैं कि नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ का रिएक्शंस पे क्या फ़र्क पड़ता है? एक चीज़ रिमाइंड करवा दूँ आपको, SN1 रिएक्शन जो है उसको न्यूक्लियोफाइल का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और जबकि SN2 रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करती है। क्लियर? देखते हैं किस तरीके से ये इफेक्ट डालेगी। तो अपन पहला एग्जाम्पल लेते हैं 3 डिग्री हैलाइड का। तो 3 डिग्री हैलाइड है, इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सी है? SN1। इसमें आपने पानी लिया यानी कि एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, और एक आपने लिया OH- जो H2O की तुलना में स्ट्रॉन्ग है। दोनों ही सिचुएशन में अगर मैं इसको R1 नाम दूँ, इसको R2 नाम दूँ, तो R1 इज इक्वल टू R2 होगा। क्यों बच्चों? क्योंकि इस चीज़ का तो लेना देना ही नहीं है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। क्लियर? तो ना तो SN1 पे कोई फ़र्क पड़ेगा और ना ही कोई दूसरे कंपाउंड पे फ़र्क पड़ेगा। इन दोनों कंपाउंड की रिएक्शन सेम होगी। अब यही क्वेश्चन H2O लिया आपने और CH3Cl से रिएक्शन कराई, तो ये रिएक्शन होगी SN2। यहाँ पे इन शॉर्ट आपको प्रोडक्ट जो है ये मिलेगा CH3OH। ये रिएक्शन का नाम 1 दे दो, और यही रिएक्शन आप OH- से करवाओ, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? सवाल ये है कि अगर ये R1 है और ये R2 है, तो क्या R1 ग्रेटर देन R2 होगा? R1 इज इक्वल टू R2 होगा, या R2 ग्रेटर देन R1 होगा? क्लियर बच्चों? OH- एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज आपको खुली आंखों से किस में दिख रहा है? OH- में। क्लियर? तो OH- में अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है H2O के कंपैरिजन में। तो इसका जो सिंपल आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? R1 इज ग्रेटर देन R2। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। क्लियर? क्वेश्चन ये आता है कि हम न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ का पता कैसे लगाएंगे? न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ जो होगी वो बेसिकली उसके चार्ज पे डिपेंड करेगी। तो OH- इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन H2O। इसी प्रकार RO- इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन ROH। क्लियर? कॉन्जुगेट न्यूट्रल स्पीसीज की कंपैरिजन में जो चार्ज स्पीसीज होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होती है। ठीक है, ये सेकंड फैक्टर था। एक आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताते हैं, एक टर्म आती है न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी,
इन दोनों में क्या फ़र्क होता है बच्चों? अगर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर सेम है, सेंटर सेम है, तो दोनों की न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इक्वल टू बेसिसिटी होता है। यानी कि एक क्वेश्चन दिया मैंने, RO माइनस है, OH माइनस है और RCO माइनस है। सबसे पहले इसकी आपको बेसिसिटी बतानी है। तो बेसिसिटी बताने का एक तरीका, इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाओ। तो बच्चों अपन पहले एसिडिटी बनाते हैं इनकी। इसका कॉन्जुगेट एसिड होगा अल्कोहल, ये आपका वाटर और ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। और हमें ये पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और वाटर अल्कोहल के कंपेरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो ये एसिडिटी ऑर्डर हुआ। तो बेसिसिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका वाइस वर्सा। अब इसमें सेंटर देखिए कौन है? O माइनस। इधर भी कौन है? O माइनस और इधर भी O माइनस। तो इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर होगा वो भी क्या होगा? RO माइनस इज ग्रेटर देन OH माइनस इज ग्रेटर देन RCO माइनस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर JEE एंड IIT एंड NEET ऑल्सो। क्लियर? ये दो फैक्टर पे हमने चर्चा करी। एक तीसरा फैक्टर और जिसकी अभी नाम आया है वो आता है न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में हम बात करते हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी कोई भी स्पीसीज की कि कोई भी कंपाउंड कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। मींस किसी के पास इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो देना चाहेगा या नहीं जाना चाहेगा, उस पर डिपेंड करेगा। हम एक सिंपल सा, और बेसिसिटी क्या होती है? बेसिसिटी हम देखते हैं H प्लस के रेस्पेक्ट में, H प्लस या फिर पोजीशन ऑफ एसिड इक्विलिब्रियम। क्लियर? इसका मतलब ये दोनों मिलती जुलती टर्म्स है, लेकिन ये कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है। तो आपको एक ट्रेंड याद रखना है, HF, HCl, HBr और HI, इनका एसिडिटी का ऑर्डर तो ये होता है बच्चों। इनमें बेसिसिटी का ऑर्डर देखते हैं। तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या? इसका वाइस वर्सा हो जाएगा F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस। अब बच्चों बात आती है न्यूक्लियोफिलिसिटी की, कि कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर होता है I माइनस ग्रेटर देन Br माइनस ग्रेटर देन Cl माइनस ग्रेटर देन F माइनस। इसका रीजन होता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। फ्लोरीन अपने आप में इतना कंजूस है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाता है। एक एक्सेप्शनल केस आपको बता देते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी का, वेरी इंपॉर्टेंट। CH3O माइनस, CH3CH2O माइनस और 3 डिग्री। इसका जो आप बेसिसिटी का ऑर्डर निकालेंगे, बेसिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी। अब ये इसके पास भर भर के इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे ज़्यादा आपका कंपाउंड जो बेसिक होगा वो कौन सा होगा बच्चों? 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। क्लियर? और न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, जाके कहीं पे जुड़ना है। तो क्योंकि इसका बड़ा साइज है उस वजह से ये जाके अंदर जुड़ नहीं पाएगा। तो इसका ऑर्डर होगा 1, 2, 3 एंड 4। वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? जो फोर्थ आपका इफेक्ट है तो वो है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। क्या है बच्चों? इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट मतलब कौन सा सॉल्वेंट कौन सी रिएक्शन को फेवर करता है। तो हेलो एल्केन जो है एक पोलर होता है, तो पोलर है, हेंस पोलर सॉल्वेंट
आर रिक्वायर्ड। पोलर सॉल्वेंट आपको चाहिए, तो पोलर सॉल्वेंट बच्चों दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और दूसरा होगा बच्चों आपका पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होगा बच्चों आपका, उसमें प्रोटिक जिसमें प्रोटॉन मिल सके आपको, यानी कि वाटर हो गया आपका, H किसी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ हो तो वो आपका पोलर प्रोटिक होगा। और इसमें जो सबसे फेमस है वो आपका वाटर। और जो प्रोटिक सॉल्वेंट है जनरली वो कौन सी रिएक्शन को फेवर करेंगे बच्चों? SN1 को। और एप्रोटिक करेंगे SN2 को। ये भी एक रिएक्शन पहचानने का तरीका है। तो इसमें जैसे आपका एसीटोन आ गया, दूसरा DMS, ये DMS DMF ये जहाँ भी आपको दिखे दे ऑल आर फॉर SN2। DMF का मतलब होता है डाई मिथाइल फॉर्मामाइड HCONH2 और DMS का मतलब होता है डाई मिथाइल सल्फर ऑक्साइड। क्लियर? ये दोनों सारे लोग जो होते हैं वो SN2 का फेवर करते हैं। इन जनरल आपको अगर रिएक्शन पहचाननी है तो SN1 है या SN2, इसमें सॉल्वेंट का भी आपका बड़ा रोल होता है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेते हैं अपन। RX है, एक न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पर आपको दिया हुआ है DMF। तो DMF किसको फेवर करता है बच्चों? वो DMF करता है SN2 को। तो रिएक्शन आपकी होगी SN2। और यही अगर RX है, न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पे H2O दिया हुआ है, सॉल्वेंट पे अपन डिपेंड करेंगे तो रिएक्शन किस पे कौन सी हो सकती है? SN1। क्लियर? कुछ रिएक्शंस होती है जिससे आप पहचान सकते हो कि SN1 है या SN2। ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें अपन क्वेश्चंस लेंगे जिसमें हम कंपैरिजन करेंगे SN1 और SN2 का। क्लियर?